मैं शहर में अपनी मामा के घर रहता था। मामा बेंगलुरु में एक कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करते थे। मामी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला सा था। जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मामी तो दोस्तों, कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और मेरे लिए वह लम्हा भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती हैं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि मैं उस वक्त लौट आया हूँ। मेरे अचानक पेट में दर्द हो जाने की वजह से मैं कॉलेज से 10 बजे ही घर आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिन पर मुझे बहुत गर्व था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीबी भी मेरी मामी जैसी ही हो, वह सब पल भर में चूर चूर हो गया। मैं धीरे धीरे वापस पलट गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर बाहर रोड पर चला गया और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था कि मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मुझे शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज़्ज़तदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो। मुझे मामी के साथ रहते रहते 4 महीने होने वाले थे, लेकिन 4 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी साधी नजर आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए अपना घर शहर छोड़कर जाना पड़ा। हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे कि मैं रूम का किराया नहीं दे सकता था। इसीलिए जब मैं शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटा मोटा काम भी देखना शुरू कर दिया। शहर में तो मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 10-15 दिन में उन्हें वापस काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को पता चला कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिलने नहीं गया, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी अभी अभी नई शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया, कि कहीं मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो। यह सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और मुझे कहने लगे कि तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, वह बहुत प्यार करने वाली है। तुम एक बार हमारे घर आओगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली बार अपनी मामी से मिला, क्योंकि जब उनकी नई शादी हुई थी तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया था। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से काफ़ी छोटी थी, हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब मेरे मामा के पैसों का कमाल था। मामी मुझे भी बहुत प्यार करती थी और कहने लगी, सुरेश, यह तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम इस तरह किराए की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान ले आओ और हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ।
अभी तुम्हारे मामा के जाने के 10-12 दिन बाकी हैं और तुम्हारे मामा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हें इस घर का ख्याल रखना होगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूंगी। ऐसी बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही खुश हो गया। मामा ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर डाला कि अब मैं किराए के रूम में रहने की बात नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो वह भी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मैं मजबूर होकर दूसरे ही दिन मामा के घर अपना सामान पैक करके ले आया। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पूरी ध्यान से दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोक बनने वाला है। 10-12 दिन झटपट गुजर गए और मामा के बेंगलुरु जाने का समय आ गया। मैं मामा को एयरपोर्ट छोड़ने गया तो मामा मेरे गले लग गए और कहने लगे कि अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम मामी का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से दिल लगा कर करना। मैं मामा से वादा किया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और मामी को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों वापस घर आ गए तो मामी बहुत ही नाराज़ लग रही थी। थोड़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब वह कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया था। पति की जुदाई से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मेरा नाम सुनिधि है, तो मुझे सुनिधि कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है, तो मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ अच्छा नहीं लगता था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था। मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन बार बार मामी कहती, सुरेश तुम मुझे नाम से ही पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें सुनिधि कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती थी कि मुझे किसी चीज़ की कोई भी फिक्र न होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सुनिधि के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर आता तो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। कभी कभी मामा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरी मामा से भी बात करवाती। मेरी बातें करती और मेरी भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी से मामा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे। उनकी बीवी अकेली नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी मेरे साथ ही मैं भी साथ लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। उन्होंने मामा से किस तरह से शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा जैसे थे। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को बेंगलुरु गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उसी 1 महीने में मैं सुनिधि एक दूसरे के बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो सुनिधि को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह सुनिधि मेरी मामी है, तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर जब सुनिधि उन्हें चाय देकर चली गई तो वह कहने लगी, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारे मामा कैसे बेंगलोर चले गए?
इतनी खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम्हारे मामा को ज़रा भी खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं खामोश रहने का इशारा किया। वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी मामी पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बात को मजाक में डाल दिया था, लेकिन रात को जब सुनिधि किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे में पानी लेने के लिए निकला था। मैं फ्रिज से पानी की बोतल लेना भूल गया और रात के 12 बजे मुझे बहुत प्यास लगी, इसीलिए मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो सुनिधि को किचन में देखकर हैरान रह गया। वह आधी रात को चाय बना रही थी। उसके बाल गालों पर झूल रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था, जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। सुनिधि को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है सुरेश, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फौरन अपनी नज़र झुका ली। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप दे सकूं। मैंने सुनिधि से कहा कि रात को आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी, इसीलिए पीने के लिए पानी लेने आया हूँ। मेरी बात सुनकर सुनिधि ने कहा, शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया। अचानक सुनिधि मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर सुनिधि ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश उड़ने लगे थे। इसीलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर उसके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि मेरी बदलती नज़रों को सुनिधि का तो एहसास नहीं हुआ। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि सुनिधि मेरी मामी है और उसके लिए मेरी ऐसी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी सुनिधि का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे एग्ज़ाम करीब आ रहे थे और मैं खुद को सुनिधि से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को सुनिधि से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ाई करने के लिए मेरे घर आने लगे थे। सुनिधि भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और बहुत बातें करती। बेचारी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर बहुत गुस्सा आता कि उन्हें सुनिधि को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपने बेंगलोर की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मामा को भी अकेले बेंगलोर में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ पैसों की आदत हो चुकी थी। घर वापस आकर मामा का गुजारा करना मुश्किल नहीं था। जब भी मेरे दोस्त पढ़ाई करने हमारे घर आते तो खूब हंसी मजाक करते। मेरे दोस्तों की मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और जब हम सब के दरमियान एक दोस्ती का माहौल रहने लगा था, मामी ने खुद ही मेरे दोस्तों को कह दिया था कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें। एक तरह उनका भी दिल लग जाता है। हमारे एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। सुनिधि अक्सर ही मुझे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। ना मैं उनसे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उनसे वादा कर लिया कि एग्ज़ाम के बाद उसे ज़रूर शॉपिंग करने बाहर ले जाऊँगा। और फिर सुनिधि की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैंने होटल से ही खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात मैंने पढ़ाई भी ना की थी और जल्दी ही सो गया था। सुबह मुझे कॉलेज के लिए जाना था तो मैं जल्दी उठकर फ्रेश होकर कॉलेज चला गया, लेकिन बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई।
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे होटल के खाने की आदत नहीं थी। शहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। और जब 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मैंने सोचा कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था, मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंज़र देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं आम तौर पर अपने दोस्तों के साथ ही उसकी बाइक पर कॉलेज जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसीलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानियां ना झेलनी पड़ती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं धीरे से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त सुनिधि मामी नींद में होगी। लेकिन जैसे ही मैं सुनिधि के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में जाकर देखा तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। उसे देखकर मुझे तो बहुत ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था। क्योंकि आज वह छुट्टी पर था, इसीलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर सुनिधि की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। यह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे, उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वालों तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। सुनिधि हंसते हुए कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और फिर हर दिन गुजरने के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैंने पूरी तरह तन्हाई में रहती, लेकिन उसने मेरी तरफ कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा कि कोई बात नहीं सुनिधि, तुम्हें मैं मिल गया हूँ। अब मैं तुम्हारे हर दुख दूर कर दूंगा। तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो सुनिधि कहने लगी कि वाकई यह मामा भांजे तो सच में नामर्द हैं। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरा को तो मैं तन्हाई में मिली तो उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मैं कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ? मेरा पति समझता है कि मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसे की नहीं, उसके साथ की भी ज़रूरत है। मैंने लाख रोकने के बावजूद मुझे छोड़कर चला गया। फिर मैं क्यों ना दूसरा रास्ता निकालूं? सुनिधि खुले लफ्ज़ों में अपनी हकीकत मेरे सामने रख दी। मैं घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना रहता। मैं फुटपाथ पर बैठा सोच रहा था कि सुनिधि गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा सुनिधि को अकेले छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुनिधि किस तरह उनके घर की धज्जियां खराब कर रही थी, वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि सुनिधि उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त आपकी ही याद में रोती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसीलिए मामा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अगले हफ्ते वापस घर आ रहा हूँ और सुनिधि को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसीलिए यह बात मैंने उन्हें नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा किराए के रूम में जाने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान जमा कर लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मेरे मामा के घर आने के बाद मेरी मामी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ की थी। इसीलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा अपने रूम में रहने चला गया था।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मामी ने मामा को धोखा देकर सही किया था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।